आज की जनरेशन के पास अगर सोशल मीडिया एक टूल है जो कि कम्युनिकेशन का टूल है, कॉकरोच जनता पार्टी किसी मीम से निकली हुई पार्टी नहीं है। ये एक ब्यूरोक्रेसी की बहुत ही ज़्यादा असिम्पैथेटिक, बहुत ही ज़्यादा खराब कही हुई बात से निकली हुई बात है। मैं यही कह रही हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ग्राउंड पे कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बताने की बात है। यूथ इस देश का पागल नहीं है। अब भी एक गुस्से की तो लहर है कम से कम इस सरकार के खिलाफ, वो तो कम से कम हम माने। कांग्रेस वाले कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी वाले कहते थे ये कांग्रेस की बी टीम है। सिर्फ यूथ वहाँ पे जाकर ये कह के कि हम 18 लाख लोग या 18 करोड़ लोग वहाँ पे जाके जुड़ गए और इससे रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऐसे तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि यूथ सड़क पे है ही नहीं? कौन कर रहा है एसएससी के आंदोलन? कौन था जब अग्निवीर के आंदोलन हुए थे? कौन कर रहा था जब सीए एनआरसी के आंदोलन हो रहे थे? और स्टूडेंट्स ही आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने हॉस्टलों के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए। लेकिन इस देश का गरीबी दर कहाँ गया? इस देश का साक्षरता दर कहाँ गया? इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ गया? आप ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, गरीबी तो बढ़ेगी, बदहाली तो बढ़ेगी ही। आपने दोनों सरकारें देखी होंगी, आपका यूथ किसी एक सरकार को गाली देते हुए बीता होगा। हमारी तो जवानी, हमारा तो बचपन सब बीजेपी के सामने बीत रहा है कि जब हिटलर जैसे कैंप ही बन जाएंगे और लोगों को सल्फर ही सुंघा दिया जाएगा तब हम ये कहेंगे। अब तो कोई मीडिया नहीं है जिसमें ऐसा फेक न्यूज़ नहीं फैलाया जा रहा। मैं एंडोगेमी में, कास्टिज्म में, पेट्रियार्कल शादियों में बिलीव नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि कोई पंडित मेरी को बताएगा और मैं अपने गले में मंगलसूत्र डाल के घूमूंगी तो मेरी शादी होगी। आज का यूथ कंफ्यूज्ड है या क्रिएटिव है? आज का यूथ सच में कुछ करना चाहता है या वो सिर्फ सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी और अटेंशन गेन करना चाहता है? आज का यूथ किसी भी समस्या के लिए सिर्फ मीम बनाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झटकना चाहता है या वो एक्चुअल में सड़क पे जाके कुछ रेवोल्यूशन लाना चाहता है? आज का यूथ पॉलिटिक्स के साथ इंक्लाइंड है या वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहता है? या आज का यूथ सच में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलाव यूथ ही ला सकता है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा देश है आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही देश में पाए जाते हैं और हमारी कंट्री को यंग इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पर जो आज की डेट में हालात चल रहे हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, या आप ये कह सकते हैं जो विरोधाभास है, वो भी यूथ के साथ ही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक एपिसोड बनाया जाए जिसमें हम यूथ की ही बात करें और यूथ को ही अपना रिप्रेजेंटेशन देने दें कि एक्चुअल में वो चाहता क्या है, वो करना क्या चाहता है, कन्फ्यूजन कहाँ पे है। ये सारा जो आज की डेट में माहौल इस तरह से बना हुआ है कि कभी हम कह देते हैं कि यूथ इतना इंटेलिजेंट है कि वो यूनिकॉर्न्स बना रहा है, वो स्टार्टअप्स खड़े कर रहा है। कभी हम ये कह देते हैं कि वो इतना लेजी है कि वो कॉकरोच की तरह शांति से कहीं पे भी बैठ जाता है और कुछ नहीं करता। तो इन सब चीज़ों के लिए ऊपर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया अपने चैनल के ऊपर सौम्या ठाकुर को, जो एडवोकेट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी बातों को बड़े सही तरीके ढंग से रखती हैं। और सबसे खास बात, वो एक कवित्री भी हैं। तो बहुत सारे एंगल्स इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं सौम्या से। सौम्या, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ब्रीफ हमने थोड़ा सा कर दिया, आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जी। बीइंग ए जेंजी, क्योंकि सारा हमारी आज की बातचीत जेंजी के आसपास ही है, क्योंकि आज जो माहौल है वो जेंजी के आसपास ही घूम रहा है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपनी जो आपकी जेंजी की कम्युनिटी है, अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज़ योर टेक? आप कैसे डिफाइन करेंगी जेंजी है क्या? मतलब अगर जेनजी का डेफिनेशन हम नॉर्मल देखें तो वो यही है कि जो कुछ लोग कहते हैं 97 के बाद बॉर्न हुई जनरेशन है 2000s में, या जो 2000 के बाद बॉर्न हुई जनरेशन है जो अभी 18 से 26 30s में जा रहे हैं, वो उस एक दशक के लोगों को हम जेन अल्फ़ा जेनजी के कैटेगरी में लगते हैं। तो डेफिनेशन तो इसकी यही है कि जो उसके बाद पैदा हुई है। बट मतलब अब ये बहुत एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट भी है, तो अलग अलग जगह इसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जेनजी को कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वो बच्चे जो गेटेड सोसाइटी में पैदा हुए हैं, जो मोबाइल के एडवेंट के बाद पैदा हुए हैं, जो एक अलग तरीके की सिक्योरिटी सिस्टम्स में रहे हैं। पर ये अक्रॉस इंडिया जिस तरीके का हमारा देश है लागू उस तरीके से किया नहीं जा सकता। गेटेड सोसाइटीज़ किन शहरों में कितने कम जगहों पे होती हैं, या मोबाइल किन घरों तक पहुँचे हैं,
तो हम पूरी की पूरी एक जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दें इस देश में जहाँ पे इतना बड़ा इकोनॉमिक गैप हमको देखने को मिलता है लोगों के बीच में, तो वो जस्टिस नहीं करता है टर्म किसी भी उसके साथ, चाहे वो बूमर जनरेशन हो कि मिलेनियल जनरेशन हो कि जेनजी जनरेशन हो। यहाँ पे आपको हर किस्म का फ्लेवर, हर किस्म का इंसान, हर किस्म का कल्चर, हर किस्म के जनरेशन में देखने को मिल जाएगा। पर और इसका मेन कारण यही है कि गैप, इकोनॉमिक और क्लास गैप और सोसाइटी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है इस देश के अंदर। बट अदरवाइज उसकी डेफिनेशन वो ये है कि 97 99 के बाद पैदा हुए हुए लोगों को जेनजी कहा जाता है। अच्छा, जेंजी की एक डेफिनेशन क्रिएट होगी, अब जेंजी के ऊपर ना एक लेबल भी लग गया हुआ कि जेंजी बहुत लेज़ी है, वो किसी भी चीज़ को करने के लिए जितनी कोशिश होती है टालने की कोशिश करता है। और ये ऐसा नहीं है कि समाज ने लेबल दिया है, उन्होंने अपने आप को इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना बना के अपने आप को इस तरह से लेबल कर लिया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि जेनजी कहीं से भी एक लेज़ी जनरेशन है, बल्कि जिस टर्म के साथ जेनजी को बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है या जो जेनजी बात करती है वो है हसल कल्चर। हसल कल्चर का मतलब ही यही है कि जहाँ पे आपको सांस लेने का समय ना हो। मून लाइटिंग जैसे टर्म्स हमको इसी समय पे देखने को मिले हैं, जहाँ पे लोग एक एक साथ दो दो तीन तीन कंपनियों में काम कर रहे हैं, कि वो एक कंपनी में भी काम कर रहे हैं, उसके बाद फ्रीलांस भी कर रहे हैं, उसके बाद वो जाकर के गिग परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, उसके बाद अगर गिग परफॉर्मेंस में कुछ लोग हो सकता है स्टैंड अप कर रहे हो, कि कुछ लोग हो सकता है अपनी स्कूटी में ओला उबर का राइड चला रहे हो रात में। और ये इस जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे ये कर रहे हैं कि वो दिन में पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो पढ़ाई के साथ उस पढ़ाई को निकालने के लिए नौकरियां भी कर रहे हैं, और वो नौकरियां भी एक एक साथ दो दो तीन तीन कर रहे हैं, और उसके साथ वो जो उनका पैशन है, जो वो करना चाहते हैं परस्यू, वो उसको भी साथ में मैनेज कर रहे हैं। और इसी कल्चर का नाम हसल कल्चर है। तो मुझे तो इसमें समझ नहीं आता कि लेज़ीनेस कहाँ से आती है, क्योंकि लेज़ी होने की तो मुझे लगता है लग्जरी ही नहीं है जनरेशन मिलेनियल्स के पास भी और जनरेशन जी के पास भी। अब हम ये बात करेंगे कि आपने ये तो क्लियर कर दिया कि जेंजी जो है वो लेज़ी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि जब भी कोई एक इशू आता है, कोई भी समाज में घटना घटती है, तो सबसे पहले जो जेंजी की तरफ से जो रिएक्शन आता है वो मीम्स के तौर पे आता है। वो मीम से अपनी बात कहना पसंद करते हैं, ये उनको अच्छा लगता है, ये ईज़ी लगता है कि इस तरह से कहा जाता है। क्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक मीम बना के हो सकता है? अगर हम आज से पहले के समय में चले जाएं, जब इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था या कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय लोग जा कर के दीवारों पे पर्चे चिपका रहे थे और पर्चे बांट रहे थे, पत्रिकाएं लिख रहे थे। तब हम अगर गांधी जी को कहते कि आप पत्रिका क्यों निकाल रहे हो, क्यों चला रहे हो, क्या पत्रिका निकालने से किसी चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा? भगत सिंह को कह देते, या प्रोग्रेसिव राइटिंग एसोसिएशन के सारे राइटर्स को कह देते कि अभी मैगजीन्स क्यों निकाल रहे हो, ये प्रीत लड़ी क्यों चल रही है, ये नव भारत पब्लिकेशन क्यों चल रहा है, क्यों हम लोग जगह जगह जा कर के दीवारों पे पत्रिकाएं लगा रहे हैं कि उससे किसी चीज़ का सोल्यूशन हो जाएगा? तो वो तो मतलब ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उस समय का टूल ऑफ कम्युनिकेशन था। लोग तब वैसे कम्युनिकेट करते थे, पत्रिकाएं छाप के, अखबारों में लेख लिख करके, दीवारों में और रेलवे स्टेशनों में और जगह जगह जा कर के पर्चे बांट के। आज की जनरेशन के पास अगर सोशल मीडिया एक टूल है जो कि कम्युनिकेशन का टूल है, तो हम उनसे ये नहीं बोल सकते कि तुम पर्चे ही लेकर के जाओ और अपने जो पीक ईयर्स हैं कमाई के और अपने डेवलपमेंट के, उसमें जा जा करके पर्चे बांटो। हालांकि लोग ये भी करते हैं, पर मीम भी एक चीज़ है। और कॉमेडी तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत पावर है, कि अगर आपने एक बार ही किसी को जोक बना दिया तो आप उसकी पूरी पॉलिटिक्स को हिला के रख सकते हो। गोदी मीडिया एक ऐसा टर्म है जो कि सोशल मीडिया या मीडिया के थ्रू फैला हुआ है और उस पर मीम्स बन रहे हैं, तो उससे आपने एक पूरी तरीके की मीडिया का पूरा तंत्र हिला करके रख दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोशल मीडिया अगर आज के समय का टूल है, अगर आज के समय का मीडियम है, अगर आज के समय का कम्युनिकेशन है, तो वो इतना ही ज़रूरी है जितना गांधी जी के लिए पत्रिका लिखना ज़रूरी था, जितना भगत सिंह और उनकी पार्टियों के लिए जाकर के पर्चे चिपकाना ज़रूरी था, क्योंकि वो उस समय का टूल था, ये इस समय का टूल है। और उसका जो प्रभाव था वो अभी के इसका प्रभाव है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उससे अपनी बात अक्रॉस कर पा रहे हैं। अब बात ये है कि ये कंपनियां जो हैं उसमें एल्गोरिदम क्या डिसाइड करता है और क्या चीज़ दिखाई जाती है और क्या चीज़ दबाई जाती है, वो एक अलग बात है। पर ऑब्वियसली अगर लोग अपना आउटरीच, अपना रोष किसी कॉमिक फॉर्म में या मीम के फॉर्म में सोशल मीडिया में रील बना करके, चाहे एक बात कह करके दिखा रहे हैं, तो उसका असर तो होता ही है। ये जो आपने मीम्स की बात करी, अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो बहुत सुर्खियों में है, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। वो भी एक मीम से निकली हुई एक पार्टी है जो सोशल मीडिया के ऊपर बनी, और बनते बनते उसने मिलियंस में फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। आप इस कॉकरोच पार्टी की जो फॉर्मेशन है, आप उसको कितना सही या कितना गलत मानती हैं? कॉकरोच जनता पार्टी किसी मीम से निकली हुई पार्टी नहीं है। ये एक ब्यूरोक्रेसी की बहुत ही ज़्यादा असिम्पथेटिक, बहुत ही ज़्यादा खराब कही हुई बात से निकली हुई बात है, कि इस देश का जो सीजीआई है वो कह रहा है
कि इस जो देश की जनता है उनका क्या स्टेटमेंट था कि इन लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये कॉकरोच की तरह आकर के कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं तो कभी किसी चीज़ पे वो करने लग जाते हैं। किसने नहीं दी नौकरियां? कहाँ गई नौकरियां? किसने बेचे सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? क्यों नहीं निकली रेलवे में भर्ती? क्यों एसएससी के लोग क्लियर करके भी आज तक भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं? क्यों शॉर्ट सर्विस कमीशन कौन लेकर के आया? अग्निवीर को ये पूरी क्रिएटेड, मतलब इस सरकार की पिछले 10-15 साल में एक क्रिएटेड क्राइसिस है एम्प्लॉयमेंट की, जिससे आपने लोगों को रोज़गार नहीं दिया। और उसके बाद इस देश का जो सबसे बड़ा जज है वो आपको कॉकरोच कह रहा है। इसके ऊपर भी अगर लोगों को रोश नहीं आएगा, ये कोई मीम से निकली हुई पार्टी नहीं है। ये एक देश, इस पूरे अगर कोई एक बात होती, आप ये देखिए उन लोगों का जज्बा जो इसके बाद भी जाकर के बोल रहे हैं बिना इस बात से डरे कि उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा या जेल हो जाएगा या क्या होगा। ये ब्यूरोक्रेसी की असिम्पैथी से निकली हुई वो है। ये इस पॉलिटिक्स से निकले हुए आउटरीच से निकला हुआ एक पूरा रेवोल्यूशन है। ये सिर्फ कोई मीम या मजाक की बात नहीं है। लेकिन लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि जो बात सारी उठी थी, क्योंकि 15-20 दिन पहले एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन या पार्टी के जो कन्वीनर है वो एक स्टेटमेंट देते हैं। उस स्टेटमेंट देने के बाद 2 दिन के बाद ये पार्टी क्रिएट होती है, और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता उनका ही जो एक्स मीडिया कोऑर्डिनेटर था उसने ये पार्टी क्रिएट करी है। तो कहीं ना कहीं लोग ये देखते हैं कि एक अपनी पार्टी ने एक शेडो पार्टी खड़ी करी है यूथ को अपने साथ एंगेज करने के लिए। इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो कई किस्म की हो ही सकती है। यूथ इस देश का पागल नहीं है। जब वो पार्टी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जब वो भी आई थी तो कहा जाता था कि ये कांग्रेस वाले कहते थे कि ये बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी वाले कहते थे ये कांग्रेस की बी टीम है। बहुत किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यहाँ तक है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो सारा मूवमेंट चला उसके बाद सरकार तो आखिर आकर के बीजेपी की ही बनी, और आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ से भी जाती है वहाँ पे आकर के बीजेपी की ही सरकार बनती है। तो वो किसकी पॉलिटिक्स आगे लेकर के जाते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, वो किसकी ए टीम है किसकी बी टीम है, इसके अगर हम एनालिसिस पे जाएंगे तो कहीं तक भी जाते जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि जो लोग इस बात से एक्चुअल में जिनको गुस्सा आया है, जो इससे रोष में, जो इससे आउटरेज में, जो मिलियंस में जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी को जिन्होंने फॉलो कर लिया है, उनके लिए इरेलीवेंट है कि कौन किसका मीडिया हैंडल कर रहा था और कौन किसने पार्टी बना दी और क्या हो गया। वो अगर इस नंबर्स में जाकर के कि आप देख रहे हैं कि 5 दिन के अंदर उनके इतने फॉलोअर हैं जितने 200 साल में बीजेपी के नहीं आ पाए और इतने सालों में कांग्रेस के नहीं आ पाए, तो वो ये बात दिखा रही है कि कहाँ, ये सवाल बार बार उठता है कि इस देश का युवा कहाँ पर है, उसकी आवाज़ कहाँ पर है, वो वोट पे क्यों नहीं दिखता। तो अब आपके सामने मैंडेट आपको दिख रहा है कि 2 दिन के अंदर उन्होंने किस लेवल पे जाकर के कितने फॉलोअर्स बढ़ा दिए और कितने वो हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि इसके ये फॉलोअर्स बढ़ जाने से कोई रेवोल्यूशन आ गया, रातों रात सत्ता पलट गई, हम लोग जाकर के लाल किले में झंडा लहराए, ये नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं कह रही कि इससे बहुत सीटें आ गई कि कोई पार्टी बन गई या लीगली वो हो गया, पर मैं ये कह रही हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कोई बाहर से लगा हुआ पैसा नहीं है। इसमें हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नब्ज पकड़नी पड़ेगी उन लोगों की जो इससे जुड़ रहे हैं। जो यूथ इस बात से गुस्सा है कि उनको कॉकरोच कहा कैसे गया, उनको अनएम्प्लॉयड रखा कैसे गया अभी तक, उनकी पढ़ाई का सोचा क्यों नहीं जा रहा, उनकी नौकरियों का सोचा क्यों नहीं जा रहा। तो अगर आप ये कहती हैं कि अगर उनके पास इतने मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए हैं, क्या सिर्फ फॉलोअर्स आने से आप एक्चुअल में रेवोल्यूशन ला सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं उनको भी एक टाइम पे ये आके होता है कि हम आंदोलन तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक हम कोई चेंज नहीं ला सकते। तो अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया पे बनी हुई पार्टी और सोशल मीडिया पे खत्म हो जाएगी तब तो कोई फायदा नहीं है। अगर ये ग्राउंड पे आके काम करेंगे तो इनको कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लानी पड़ेगी ना। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजिकली ग्राउंड पे आके काम करेगी या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चलेगी? अब ये तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग ही बता पाएंगे कि उनकी कोई आइडियोलॉजी है कि नहीं। नहीं, ये तो मैं वाकई मानती आपने हूँ। कहा ना कि मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, तो मिलियंस में फॉलोवर्स होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उतने मिलियन लोग उनको कल को वोट भी करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी ग्राउंड पे कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बताने की बात है। मैं कॉकरोच जनता पार्टी की यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बन के नहीं आई। जी। मेरी जो आइडियोलॉजी है वो एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वो एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगर आपको ग्राउंड में काम करना है तो आपको एक आइडियोलॉजी के साथ जाकर के काम करना होगा। कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है ये बिना सोशलिज्म के सवाल के नहीं हल किया जा सकता, जो एजुकेशन का सवाल है वो बिना सोशलिज्म के नहीं हल किया जा सकता। इसमें हम बिना कास्ट की बात, पॉलिटिक्स की बात किए, इसमें हम बिना इस देश के जेंडर की पॉलिटिक्स की बात किए, इसका मतलब हम सिर्फ किसी एक मुद्दे को उठा करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं या राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि उसके बावजूद अगर इतने लोग फॉलो कर रहे हैं जो कि अलग अलग राजनीति से आते होंगे, वो एक अपना
जो नहीं हमको देखने को मिलता है, जिसमें बार बार सवाल उठती हैं कि क्या ईवीएम में चोरी होती है कि नहीं होती, या एसआईआर का क्या था, उसमें 90 लाख लोग गए थे कि नहीं गए थे। फर्स्ट पास द पोल का जो वोटिंग सिस्टम है, जिसमें 30% या 29% भी किसी के पास अगर वो होता है, वोट शेयर होता है, तो भी वो मेजोरिटी की सरकार बना ले जाता है, जिसमें यूथ की वोटिंग आईडी अभी तक बन रही है कि नहीं बन रही है को लेकर लाख डिस्क्रिपेंसी है। तो वहाँ पे जब एक तरीके के नंबर्स होते हैं तो देश भर में बोल दिया जाता है कि लहर चल गई जी, लहर चल गई। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि अब किस चीज़ की लहर है? अब भी तो किसी चीज़ की लहर है ना। अब भी एक गुस्से की तो लहर है कम से कम इस सरकार के खिलाफ, वो तो कम से कम हम माने। बाकी ग्राउंड में कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग किस तरफ को जाएंगे, ये तो पॉलिटिक्स इतने रातों रात नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, वो आराम से होती है। मुझे तो यही लगता है कि इनएविटेबल है, हारेगी ही बीजेपी आने वाले समय में, पर वो अपने समय से होगा। अच्छा, इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी की कि पॉलिटिक्स में होते होते चीज़ें होती हैं, तो आने वाले समय में जो इस तरह की चीज़ें हैं उसके लिए कुछ लोग भी तो चाहिए होंगे ना, जो ग्राउंड पे जाके काम करेंगे। खाली हम सोशल मीडिया पे अगर एक पार्टी खड़ी करके या उसमें हमने 18-20 मिलियन फॉलोअर्स खड़े भी कर लिए, लेकिन अगर हमारे पास कुछ तो हमें देना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉलिटिक्स तब लड़ी जाएगी जब आपके पास एक आइडियोलॉजी होगी, आपके पास एक मैनिफेस्टो होगा, आपके पास एक रोड मैप होगा। पॉलिटिक्स भी तो तभी की जाएगी ना। सिर्फ यूथ वहाँ पे जाकर ये कह के कि हम 18 लाख लोग या 18 करोड़ लोग वहाँ पे जाके जुड़ गए और इससे रेवोल्यूशन आ जाएगा, ऐसे तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि यूथ सड़क पे है ही नहीं? कौन कर रहा है एसएससी के आंदोलन? कौन था जब अग्निवीर के आंदोलन हुए थे? कौन कर रहा था जब सीए एनआरसी के आंदोलन हो रहे थे? जेल के अंदर अभी जो यूएपीए का केस लगा करके उमर खालिद वगैरह अंदर हैं, वो भी तो 21 जनरेशन के हैं, वो भी तो स्टूडेंट ही हैं, वो भी तो जेनजी ही हैं। कौन है जो, मतलब इस पूरे सरकार में ऑपोजिशन से ज़्यादा किसी चीज़ ने सरकार को वो किया है, घुटनों पे लाया है या सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है? तो हम यूजीसी आंदोलन और रोहित वेमुल्ला के समय से देख लें, रोहित वेमुल्ला एक्ट लाने की बात और उसके आंदोलन के ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन जो हुआ था, जिसमें फेलोशिप हटाने की बात हुई थी और फिर उसका आंदोलन होता है, जिसमें कन्हैया कुमार और जेएनयू पे अटैक और उट पटांग सारी दुनिया भर की बातें फैलाई गई कि जेएनयू नशे का अड्डा है और ये सब है। उसके बाद भी बार बार हम देखते रहे कि जेएनयू की ही रैंकिंग सबसे अच्छी आ रही है, या जिस यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स हो रही है वही यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उन यूनिवर्सिटी से अच्छी आ रही है जिसमें आपने पॉलिटिक्स बैन करा दी है बार बार हर बार। तो ये सब जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी तो जेनजी ही है ना। अभी इस समय जब हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड पे जाकर के कोई बात नहीं कर रहा है, ग्राउंड पे जाके कुछ वो नहीं कर रहा है, जय मौर्य नाम है, नीरज नाम है, ये सब बीएचयू के स्टूडेंट है, प्रियेश पांडे नाम है, जो मनरेगा जो कानून हटाया जा रहा है उसके लिए साइकिल में 2500 किलोमीटर मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस होते हुए साइकिल से रोज़ घूम करके आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से जगह जगह जा कर के मिल रहे हैं। वो लोग तो ग्राउंड पे ही हैं, इनको तिहाड़ जेल डाल दिया जाता है, फिर कोर्ट उसमें वो करता है, फिर इनको बाहर निकाला जाता है। हो सकता है हम लोगों को इसके बारे में ना पता चले कि ये कौन लोग हैं जो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, बट जो जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उनको तो पता ही है। बीबीसी जाकर के इस पे खबर भी ले रही है, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। शॉन ड्रूज जो इस मनरेगा के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ साइकिल में घूम रहे हैं और जा रहे हैं। तो ग्राउंड पे तो हर रोज़ आप खोल करके देख लीजिए। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने आंदोलन हो रहा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल खाली कराया गया क्योंकि वहाँ के वीसी ने उसको अपने घर की शादियों के लिए यूज़ करने के लिए, गेस्ट हाउस की तरह यूज़ करने के लिए वो किया, तो वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। इलेक्शंस कराने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आंदोलन हो रहा है, जेएनयू में आंदोलन हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आंदोलन नहीं हो रहा, और स्टूडेंट्स ही आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने हॉस्टलों के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए, और जो पेपर लीक हुए हैं उसके लिए। अभी एनटीए का आंदोलन जो हो रहा है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसको लेकर के जो हाईकोर्ट गए। आरे का पेड़ कटता है मुंबई में तो लॉयड लॉ कॉलेज का स्टूडेंट जाता है और उसमें पिटीशन डालता है, और जो टिस के स्टूडेंट्स होते हैं वो खड़े होते हैं, टिस के लॉ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खड़े होते हैं। हसदेव का आंदोलन है तो वो वहाँ के स्टूडेंट्स जाकर के खड़े हो रहे हैं। तो जेनजी तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे है ही, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि स्टूडेंट्स नहीं आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन कर कौन रहा है इस देश में। आपने शायद नारा सुना होगा, जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, इनकलाब 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 आया है। जब जा कर के जामिया के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर पुलिस घुस गई थी, प्रशासन घुस गई थी और उन्होंने लाठियाँ चला दी थी और लाइब्रेरीज के अंदर बच्चों के सर फोड़ दिए थे। तो वो जेनजी ही थी, तो ये ग्राउंड पे थी और अपना सर ही फोड़वा रही थी ना। वो जामिया की लड़कियाँ सब जेनजी ही तो थी ना। ये तो हुई पॉलिटिक्स की में जेनजी के रोल होने की बात। अब हम अगर दूसरी तरफ बात करें तो बहुत सारे जेनजी ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स भी खड़े किए हैं, जिन्होंने सिर्फ ना अपने लिए नौकरी पैदा करी, उन्होंने दूसरों के लिए भी नौकरियां पैदा करी। तो वो लोग जो हैं
वो भी तो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, वो भी तो देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ आंदोलन से ही कंस्ट्रक्शन होएगा या उससे ही देश में कंट्रीब्यूशन होगा? और कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी तो देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जो लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं या जो लोग नौकरियां पैदा कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में इस तरीके का डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव काम होता है और ये कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होता है। आप मतलब, और ये एक बहुत झूठा सपना दिखाने जैसा है। जिसके पास रिसोर्सेज हैं, कैपिटल से कैपिटल बनता है। अगर किसी के पास कंप्यूटर है, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास रिसोर्स है कि वो उसमें आकर के उसमें इन्वेस्टर्स डाल सके और उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, तो वो खोल लेगा कंपनी और वो बना लेगा नौकरी। पर 40 जो यूथ सेकेंड टीयर थर्ड टीयर सिटी में है, जो गाँव में है, उसको आप ये सपना दिखा करके बोलें कि अब हम आपको नौकरी नहीं देंगे, अब आपने अपने लोकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना बंद कर दीजिए, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन आपको नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूलों में एजुकेशन नहीं मिलेगा। और लोगों को एक सपना दिखा करके कि कोई 4-5 यूनिकॉर्न और एंटरप्रेन्योर बन गए, जिनके पीछे पता नहीं कितना पैसा होगा और कितना लगाया गया होगा, ये कौन सा इत्तेफाक होगा। ये तो एक ऐसी चीज़ों के पीछे भागने जैसा है कि आपने टांग दिया अपने आगे गाजर, उस गाजर तक आप पहुँच नहीं सकते और आप गधे जैसे उसके पीछे पीछे भी भागे जा रहे हैं। उससे क्या होगा? एजुकेशन तो आपका राइट है ना, नौकरी तो आपका राइट है, अच्छा लाइफस्टाइल तो आपका राइट है। सरकार का काम वो ऐसे बांट तो नहीं सकती कि तुम जाकर के अपना एंटरप्रेन्योर बन जाओ और खुद से जाकर के कर लो। और फिर उसमें अगर आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ही लोग कर रहे हैं और रेवोल्यूशन नहीं ला रहे, जो सोशल मीडिया पे हैं वो भी तो पैसा बना रहे हैं ना उससे, तो वो भी तो अपने लिए काम कर रहे हैं। वो अपना जीवन तो सब यापन करने का अलग अलग साधन यूज़ कर ही रहे हैं और इसमें तो सरकार का कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो बल्कि कुछ क्रिएटर लैब और ये सब स्कूलों में लगाने और चालू करने की बात करिए, जबकि स्कूलों में एजुकेशन की हालत उन्होंने ख़राब करके रखी हुई है बुरे तरीके से। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की हालत उन्होंने ख़राब करके रखी है बुरे तरीके से। बट आंदोलन भी करना बहुत ज़रूरी है और आंदोलन करने से ही ये वाली जो चीज़ें भी हैं कि कल को जो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं उनको सही दाम मिले, उनको सही काम मिले, उनको सही इन्वेस्टर मिले, उनके लिए एक सही माहौल हो देश में काम करने का, उनके लिए एक पॉलिटिक्स सीखो। ये करने के लिए भी आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे और आंदोलन करना हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव काम ही होता है। नहीं, अगर आप इस चीज़ की बात कह रहे हैं कि अगर सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो अगर पिछले 10 साल में या पिछले 15 साल में अगर स्टार्टअप्स का एक माहौल बना है, अगर इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, इतने सारे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, और मैं थोड़ा सा क्रैक करना चाहूँगा, सारे के सारे यूनिकॉर्न्स बड़ी शहरों से नहीं आ रहे हैं, छोटे शहरों से बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो उसके लिए भी तो माहौल पैदा किया है। आज आपने एक स्टार्टअप करना है, अगर आपके पास एक आइडिया अच्छा है, सरकार आपको सिर्फ हमको ये वाले स्टैटिस्टिक्स बहुत रिलेटिवली देखने पड़ेंगे नहीं, कि अगर मान लो कहीं पे स्टार्टअप आ रहे हैं, लेकिन इस देश का गरीबी दर कहाँ गया, इस देश का साक्षरता दर कहाँ गया, इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ गया। ठीक है, स्टार्टअप बढ़ गए, पर बेरोजगारी कितनी बढ़ गई उसके मुकाबले में, गरीबी कितनी बढ़ गई उसके मुकाबले में, स्कूल्स कितने ख़त्म हो गए उसके मुकाबले में, कॉलेजेस कितने ख़त्म हो गए उसके मुकाबले में। तो उसके लिए तो पॉपुलेशन भी तो जिम्मेवार है ना। हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, रिसोर्सेज तो हमारे पास उतना ही है, सरकार के पास सोर्स ऑफ इनकम भी उतना ही है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो भी तो अपने आप में एक डेमोग्राफिकल प्रॉब्लम है, जिसके कारण से ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। आप उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था कि जिस एज में यूथ इतना ज़्यादा हो उसको डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया, ये सरकार की गलती है। पॉपुलेशन ये नहीं है कि पिछले 10 साल में ही इतनी बढ़ गई, और पिछले 10 साल में इतनी बड़ी होती तो वो यूथ नहीं हो जाती, वो अभी तक 10 साल की ही होती, 10 साल के बच्चों की पॉपुलेशन होती। हम तो उस यूथ की बात कर रहे हैं जो पैदा हो चुके थे, जो 12वीं 10वीं कर चुके थे जब ये सरकार आई थी उस समय पे। और इसके लिए पूरी पॉपुलेशन की गलती है, तो फिर आप मतलब ना लड़ें इस देश में जाकर के इलेक्शन, आप जाकर के किसी दूसरे इलेक्शन में इलेक्शन लड़ लें जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। बट जो भी यहाँ पे काम करेगा उसको इन समस्याओं पे तो बात करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, गरीबी तो बढ़ेगी, बदहाली तो बढ़ेगी ही, ये नहीं कह सकते आप। आपको इसको कम करने के लिए काम करने पड़ेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आपने क्या पॉलिसी लाई इस चीज़ के लिए, आपका कहाँ प्रायोरिटी था। तो आपकी प्रायोरिटी ही सारी इस जगह थी कि अयोध्या में मंदिर बन जाए, हिंदू मुस्लिम आकर के आपस में लड़ जाए, लोग गुंडई बन जाए, लोग मोदी के भक्त बन जाए, लोग ताली थाली बजा लें जाकर के। तो आपके हिसाब से मंदिर बनना गलत था? हाँ, क्यों? मंदिर बनना क्यों गलत सही होगा? अगर पूरे देश का इतना पैसा, किसी ने कर्जा, आपके घर पे किसी ने कब्जा कर रखा है और अगर एक कम्युनिटी अपने घर खाली करवा रही है तो आप उसको कहेंगे कि दंगा हो रहा है। जिन्होंने 50 साल 500 साल उस जगह को दबा के रखा, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि मंदिर बनने से क्यों इनकम सोर्स नहीं पैदा हुआ?
एक जगह पे अगर एक मंदिर बना है, उसके साथ में उसका साथ का जियोपॉलिटिकल सिस्टम आप देखिए, वहाँ पे कितना टूरिज्म आया है, कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, कितनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हमारी भी देखी हुई हैं और जिसमें ये पता चल रहा है कि वहाँ पे जो रोजगार थे, वहाँ पे जो घर थे वो ढहाए गए, मंदिर के लिए उसको ब्यूटीफाई किया गया, गरीबों को वहाँ से हटाया गया, वहाँ उसके के बदले में उनको घर रोजगार भी तो दिए छीने गए, गए जो दिए उसके। गए। और किसी भी सरकार का ये काम नहीं होता कि सरकार को हमेशा सेक्युलर होना होता है। देश का प्रधानमंत्री जाकर के आरतियां नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अ- ये हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा अगर हुआ है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर एक जगह जाके नमाज पढ़ सकता है, तो दूसरा प्रधानमंत्री अगर आरती कर रहा है तो उसमें तकलीफ क्यों? मैं नमाज पढ़ने के भी खिलाफ हूँ। हाँ, तो मैं वही ये कह कह रहा रही हूँ हूँ कि ना, क्योंकि सेक्युलर बात ये होती है कि हमेशा ये बात हो जाती है कि हमेशा घूम फिर के जो मुद्दा है वो मंदिर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। लेकिन आप ये देखो कि उस मंदिर को, अगर आपका एक घर है, किसी ने उस घर को दबा रखा है, तो कोई तो आके उस घर को कभी तो खाली करवाएगा ना। अब अगर आप इस चीज को लेती हैं, तो हम थोड़ा सा एक मुद्दे से ना भटक गए हैं। लॉजिक, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं या फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक पॉलिसी कहा जाता है कि आर्ग्यूमेंट की पॉलिसी होती है स्ट्रॉमैन पॉलिसी। मैं बात कर रही हूँ जनरल ट्रेंड्स की, कि जनरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और देश के युवा को मुद्दे से भटकाने का काम किया गया है और उनको गुंडाई और दंगाई बनाया गया है। उसमें जो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपके घर में ऐसा होगा तो आप वैसा करेंगे कि नहीं, एक इंसान ऐसा करेगा तो वैसा करेंगे नहीं। उसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी, कि जो सबसे वीक एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल उठा करके आप जनरलाइज करने की अच्छा, कोशिश अगर हम करेंगे। ये इसको एक लॉजिकल अगर फैलेसी अगर होती है। अगर आप इस चीज पे बात करती हैं, तो 1990 में जो कश्मीर में हुआ था, क्या वो सही हुआ था? उस वक्त वहां पे जो सरकार थी उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों ये पावर दे दी गई कि एक कम्युनिटी को वहां से खत्म ही कर दिया जाए? वो भी तो गलत हुआ था। उस वक्त क्या सरकार बीजेपी की थी? बीजेपी ने इसको कुछ सही करने के लिए किया भी तो नहीं अभी क्यों तक। अभी तो अभी बीजेपी की तक क्यों नहीं सरकार किया? है। अब दोबारा से उनकी रिस्टोरेशन हो रही है, उनको वहां पे दोबारा घर दिए जा रहे हैं, दोबारा वहां पे सब चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। अब तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करता? हम जब भी बात करते हैं हम एक तरफ की बात करते हैं, हम दूसरी तरफ की बात पे क्यों नहीं आते हैं? मुझे नहीं दिखा है ये चीज़ होते हुए कि कोई भी वापस जा पाया हो या वहाँ पे कोई भी रेस्टोरेशन हुआ हो। तो रेस्टोरेशन इसलिए नहीं है ना, वहां पे अभी भी गवर्नमेंट उन लोगों की है जिन्होंने उनको पहले वहां से भगाया था, वो वहां पे आने देने का रास्ता खुलने ही नहीं अगर देते। इसके बाद भी बीजेपी नहीं कुछ कर पा रही है तो फिर बीजेपी इससे ज्यादा इनकम्पिटेंट क्या हो सकती है? आप बीजेपी को क्यों कहते हैं? उस वक्त अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त कांग्रेस की मैं गवर्नमेंट ने क्या बीजेपी स्टेप को लिया था? इसलिए कहती हूँ क्योंकि अभी सरकार में बीजेपी है और जब से मैं 10वीं में हूँ तब से लेके अभी तक सरकार में बीजेपी है। तो जेनजी को और मुझको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि हम लोग, आपके लिए ये बात अलग होगी, आपने दोनों सरकारें देखी होंगी, आपका यूथ किसी एक सरकार को गाली देते हुए बीता होगा। हमारी तो जवानी, हमारा तो बचपन सब बीजेपी के सामने बीत रहा वो है, बात तो ठीक हम है। बीजेपी को ही कसूरवार ठहराएंगे, आप उसी को बिल्कुल आप पीछे नहीं जा सकते। कितना पीछे जा करके ये फिर वही बात होगी कि आप नेहरू इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, नेहरू को गाली देकर के अभी क्या होगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि जो सरकार में होता है, डिस्क्रिमिनेशन या सरकार के अगेंस्ट जो आपका जो गुस्सा होता है वो सरकार के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि जो सीट पे बैठा है उसके अगेंस्ट ही गुस्सा होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि इस सरकार ने, इसके हिसाब से तो आपके हिसाब से पिछले 10 साल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मेरे हिसाब जितने से हाईवेज बने, जितने रोड्स बने, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जितना यहाँ पे दोबारा से इंडस्ट्री आई है, जितना यहाँ पे रेलवे ब्रिजेस बने हैं, जितना यहाँ पे ट्रेन्स चली हैं, जितने यहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हैं, तो आपके हिसाब से तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बना। अगर हमारी इकोनॉमी आज वर्ल्ड में चौथी इकोनॉमी बनने जा रही है, तो इसके बाद तो आपको वो भी आप कहोगे कि फिगर इन्फ्लेटेड है। बिल्कुल कहूंगी। फिर इसका मतलब ये होगा कि आप एक तरफ की चीज़ को चल रही हैं, फिर आप एक तरफ की सोच लेके चल रही हैं ना। और आप दूसरी तरफ की। नहीं, मैं तो न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो फिर मैं भी कह सकती हूँ कि मैं न्यूट्रल मैं बात ये कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार की फेलियर्स नहीं है। पेपर लीक हुए सरकार का फेलियर है, ठीक है। अगर सड़कों पे आके बच्चों को अपने एग्जाम्स के लिए लड़ना पड़े, ये सरकार का फेलियर है, ठीक है। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने किया भी कुछ नहीं है। आपने अग्निवीर की बात की, मैं 100% मानता हूँ कि वो गलत है। अगर आपको एक डिफेंस में बच्चा जा रहा है, वो अपने 5 साल क्यों दे के आएगा? वो उसके लिए 5 साल के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों दाव पे लगाएगा? एक बच्चा अगर +2 में अच्छे नंबर ला रहा है, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लेके आ रहा है, वो थ्रू आउट टॉपर है, तो उसको नीट में या मेडिकल में या नॉन मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए उसको एंट्रेंस टेस्ट क्यों देना पड़े? क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि चाहे ये सरकार है चाहे पिछली सरकारें हैं, सभी ने एग्जामिनेशन को एक धंधा बना दिया। क्योंकि एक फ़ीस होती है, उस फीस को देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक 500 सीटें हैं, 1000 रुपये का फॉर्म लगता है, 1 लाख बच्चा उसके लिए भरता है, तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया, जिसमें से 500 में से भी पता नहीं आपने नौकरी निकालनी भी है कि नहीं निकालनी है। एंड में जाके ये हो जाता है कि अभी भर्ती नहीं होगी, तो वो नौकरी
जिसका रिजल्ट निकलने के बाद भी नौकरी नहीं आती। ये सिर्फ इस सरकार की नहीं, हर सरकारों में हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ कहना गलत है कि एक सरकार की फेलियर है, क्योंकि पीछे से जो सिस्टम चला आ रहा है, अभी तक हमारे देश में ये सिस्टम चलता था कि अगर एक आदमी 4 बार अपनी ज़िंदगी में एमएलए बन गया तो उसको 4 पेंशन्स मिलती थी। भगवंत मान ने पंजाब में आकर पहली बार ये चीज़ की कि आप 4 बार एमएलए बने हो या आप 1 बार एमएलए मिले हो, आपको पेंशन एक ही मिलेगी। तो मैं ये नहीं है कि मैं भगवंत मान का सपोर्टर हूँ या भगवंत मान के अगेंस्ट हूँ, लेकिन उसने जो अच्छा काम किया वो डेफिनेटली अच्छा किया है। अगर किसी ने कोई चीज़ में रेवोल्यूशन लाया है तो वो अच्छी बात है, लेकिन हम एक तरफा भी नहीं जा सकते कि एक सरकार बिल्कुल फेलियर है और दूसरी सरकार ने बहुत अच्छा काम है। ऐसे तो आपने जिस पार्टी की बात करी, जब आम आदमी पार्टी आई थी, केजरीवाल ये कहकर आए थे कि हम जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ए बी सी डी जितनी भी हैं, ये सब ने गंद मचा रखा है, हम इसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आज केजरीवाल की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट होती हैं। आज वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है मेरे को कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट चलानी है। आज किसी भी पार्टी को जिसको आज तक उसने गालियां निकाली थी, आज उसके शपथ समारोह में सबसे ज़्यादा आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी भी कुर्सी बचानी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत कट्टर ईमानदार हैं या बाकी वाले सारे चोर हैं। पॉलिटिक्स में तो जो है वो हर कोई अपना ही घर भर रहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। एक जेनजी के साथ दिक्कत ये भी होती है कि जब आप बात करते हैं जेनजी से ये जानने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है, तो अचानक से टोन बहुत पेट्रनाइजिंग हो जाती है और समझाने लग जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं सोचते हैं। समझा नहीं रहा हूँ, मैं अपने डिबेट की, मैं डिबेट ठीक पे है, बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई बिल्कुल, बात पर देखो, जो दूसरी तरफ की बात है वो ये है कि हमारा ये मानना है कि अभी जो सरकार है और पिछले 15 साल से जो सरकार चल रही है, वो सिर्फ कुछ मुद्दों पे सही और कुछ मुद्दों पे गलत से आगे निकल चुका है मामला, और वो खतरनाक है। वो इस देश के लिए बहुत डिविसिव है, उसकी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा फाशिस्ट है, और उसको हराने के लिए और उसको वो करने के लिए जो तंत्र आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करें, आप सड़कों पे उतरें, आप आंदोलन करें, आप इंडिया अलायंस में जाएं, और वो पार्टियां भी जिन्होंने आज तक नहीं ठीक किया होगा उनके साथ एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग। डेमोक्रेसी तो ऐसी ही चलती है ना, कोalition की सरकारें ऐसी ही चलती हैं कि आप मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं और उस पर एग्री करते हैं और आप जाते हैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप कोशिश करते हैं कि आप वो करें। तो ये सब किए जाने की ज़रूरत अभी है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोज़गारी दर बढ़ा है, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया है, तहस नहस किया गया है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ पे खतरा छाया है, जिस तरीके से लोकल कॉलेजेस को पर हमला किया गया है, जिस तरीके से एक डिविसिव धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स इस देश में हुई है, जिस तरीके से यूथ के लिए आने वाले समय पे और ज़्यादा कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और अनसर्टनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम सिर्फ अच्छे बुरे न्यूट्रल के उससे जा कर के सोचें कि क्या ये फासीवादी सरकार है, और क्या इनको फाशिस्ट कहने में कोई झिझक होनी चाहिए इस पॉइंट पे, कि कब हम कहेंगे कि जब हिटलर जैसे कैंप ही बन जाएंगे और लोगों को सल्फर ही सुंघा दिया जाएगा तब हम ये कहेंगे, कि उससे पहले भी कोई मौका आता होगा, कोई ट्रेंड आता होगा, कोई टेंडेंसी आती होगी जिसकी नब्ज़ हम पकड़ते होंगे और हम कोशिश करते होंगे कि हम इतिहास से बेहतर सीखें। अब अगर हम पॉलिटिक्स से अलग हटके अगर हम बात करना चाहें, आज की डेट में सोशल मीडिया किस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहाँ पे हर किसी को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिल गया। आप एक सिंगर हो सकते हैं, जैसे आप पोइट हैं, ठीक है, कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हो सकते हैं। शायद उनको मेन स्ट्रीम में वो काम नहीं मिल रहा, लेकिन हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया से बहुत सारी क्रिएटिविटी जो लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी चले गए, या मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में भी चले गए, या मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट वाली लाइन में भी चले गए। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का ये सही प्लेटफॉर्म है, या हमें ट्रेडिशनल रूट से ही जाना चाहिए? हमें हर रूट से जाना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया ने एक माइक तो दिया ही है उन लोगों को भी जिनको अदरवाइज़ जिनके लिए ट्रेडिशनल रूट आउट ऑफ रीच थे, बहुत मुश्किल थे वहाँ तक पहुँचना, जिसके लिए एक्सेस चाहिए थी, जहाँ पे नेपोटिज़म काम आता था। और नेपोटिज़म तो हर लेवल पे होता है। नेपोटिज़म सिर्फ ये नहीं होता कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान को बड़ी पिक्चर कैसे मिल गई, वो इस लेवल पे भी होता है कि डीपीएस में कौन पढ़ेगा और शिशु मंदिर में कौन पढ़ेगा। सरकारी नौकरी सरकारी स्कूलों से चालू होता है नेपोटिज़म, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था ही ऐसी है। तो उसमें अगर कोई ऐसा टूल है, अब उसमें भी हज़ार किस्म की डिबेट हो सकती हैं कि उसके क्या एस्थेटिक्स होते हैं, क्या एल्गोरिदम होता है, किस चीज़ को आगे पुश किया जाता है, और क्या वाकई में स्मॉल टियर क्रिएटर्स को वो प्लेटफॉर्म मिला है कि नहीं मिला है। पर फिर भी पहले से कुछ बेहतर तो है, एक माइक या एक आवाज़ तो उन तक पहुंची है कि अब तो
हमने अपने आंखों के सामने एनडीटीवी को बंद होते हुए देखा और उसका पूरा वो होते हुए देखा। पर पहले फिर भी रिपोर्टर्स ये थे कि जो माइक लेकर के रेंटेड रूम्स में जो सरकारी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ामों की, वहाँ तक पहुँचते थे और उनकी कहानियाँ लाते थे और सरकारी कॉलेजेस जाते थे और उनके हाल बताते थे। अब तो वो बताने वाले रिपोर्टर, जर्नलिस्ट हाउसेस, मीडिया एग्जिस्ट करते नहीं, और जो करते थे उनको तहस नहस होते हमने आंखों के सामने देखा। पर उसके बाद अगर वो कहानियाँ कहीं से आ पा रही हैं तो वो इन स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही आ पा रही है, उनके डेली व्लॉग से ही आ पा रही है। उनकी ज़िंदगियाँ जो जबलपुर में बैठ कर के लड़की अगर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रही है, या पूजा प्रधान बैठ कर के बंगाल में अपने घर में बैठ कर के किताबें और पढ़ के और मूवी रिव्यूज़ करके कंटेंट क्रिएशन कर रही है, तो हमको उनकी ज़िंदगियों का झलक, जो अदरवाइज़ क्लास डिवाइड जिस तरीके का इस देश में है कि आप इतने कटे हुए हैं कि सेक्टर 8 वाला बच्चा शायद मनी माजरा के बच्चे को कभी मिल ना पाए, देख ना पाए, वो कभी एक क्लासरूम में ना बैठे, कभी एक स्कूल में ना बैठे, कभी एक कॉलेज में ना जाए, वो अब जाकर के कम से कम एक सोशल मीडिया की तो वो दुनिया है जहाँ से उसको थोड़ा बहुत एक्सेस मिल सकता है, वो मिंगल कर सकते हैं, उनके आपस में कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, और उनको भी एक माइक मिला है जिसमें वो आकर के उठ सकते हैं, जिसमें उनको एक लाइमलाइट मिल सकती है, जिसमें वो दिख सकते हैं, और लोग कह सकते हैं कि इस तरीके का कंटेंट बहुत क्रिंज है, या और बहुत कास्टिस्ट स्लर इस पे यूज़ कर दिया जाता है कि छपरी कह देते हैं, या इस तरीके के वर्ड यूज़ कर देते हैं। पर उसमें अनईज़ लोगों का इसी से ही होता है कि जो उनके पास एक्सेस था वो अगर लोअर इकोनॉमिक स्टेटा के पास चले जाए तो वो उनके लिए क्रिंज हो जाता है, या उनके लिए अनकूल हो जाता है। जब किसी क्लासरूम के अंदर ये वाली डाइवर्सिटी नहीं होती कि वहाँ पे हर इकोनॉमिक क्लास का बच्चा पढ़ सके, तो वो सिर्फ उन बच्चों के लिए ख़राब नहीं होता जो नहीं आ पाए उस क्लासरूम तक, जो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से थे, वो उन बच्चों के लिए भी ख़राब होता है जो हायर इकोनॉमिक ग्रुप से थे, उनके लिए भी वो एक्सेस, या उनके लिए भी वो सिंपैथी, उनके लिए भी वो समझदारी, उनके लिए भी वो पॉलिटिक्स नहीं डेवलप हो पाती, वो भी अपने एक बबल में रहते हैं, उनकी भी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं हो पाती कभी, और जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई उनके लिए तो ख़राब होता ही है। उस डिवाइड को अगर थोड़ा बहुत भी पार्ट पाने में सोशल मीडिया कुछ कर सकता है तो वो एक वेलकम स्टेप है ही, बाकी ट्रेडिशनल रूट्स तो अपने हैं ही। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा एक डिबेट का मुद्दा रहती है कि सोशल मीडिया पे जितनी इन्फॉर्मेशन आती है उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कई बार फेक भी होती है, और उस फेक इन्फॉर्मेशन के कारण भी पब्लिक में या जनरल यूथ में बहुत सारी गलत स्टेटमेंट चली जाती है, जिसके लिए गलत माहौल भी बन जाता है। आपका इसके बारे में क्या टेक है? इससे पहले सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इस सब की आप बात कर रहे होंगे, और एआई के बाद जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फेक होती है इसकी आप बात कर रहे होंगे, बट इसके पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला पूरा वो था जिसमें व्हाट्सएप पे बड़े बड़े मैसेजेस करके फेक न्यूज़ फैलाई जाती थी और वो भी उससे सोशल माहौल मीडिया का ख़राब पार्ट होता है, था। वो भी सोशल मीडिया का वो पार्ट 10 साल पहले वो था। है। उसके पहले फेक न्यूज़ फैलाने के लिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ही, वो 500 के नोट में चिप हो गया, अंजना ओम कश्यप चिल्ला चिल्ला करके वो हो गई। कल परसों का न्यूज़ में देख रही थी जिसमें वो मेलोडी की टॉफ़ी के निर्यात और आयात के ऊपर प्राइम टाइम कर रहे थे, क्योंकि मतलब अब तो कोई मीडिया नहीं है जिसमें ऐसा फेक न्यूज़ नहीं फैलाया जा रहा। तो सोशल मीडिया ये अकेला नहीं है, जो पॉलिटिक्स है, जो सत्ता पक्ष है, वो तो अपने तरीके से उसको चलाने की कोशिश करेगी ही। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास रिसोर्सेज होगी, वो उस चीज़ को अपने तरीके से इफ़ेक्ट करने की और मॉडिफाई करने की तो कोशिश करेगी ही। बट फिर भी एक प्लेटफॉर्म है जो जिससे दूसरी तरीके की भी बातें और आवाज़ें आ सकती हैं, निकल सकती हैं, मतलब इसमें एक स्कोप है, एक होप है। अच्छा, एक ना आपकी जनरेशन के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी कही जा रही है, जो बहुत स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव हो रही है कि आपकी जो जनरेशन है वो अल्कोहलिज्म और ड्रग्स की तरफ बहुत कम हो रही है। अगर हम आज की डेट में अल्कोहल का कंजम्पशन अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जेंजी में इसकी कंजम्पशन बहुत कम हुई है। आप ग्राउंड पे हैं, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? मतलब ये अगर स्टडीज़ में आया है तो ये अच्छी ही बात है। इनफैक्ट सिर्फ यही भी नहीं, कार खरीदना, कंज्यूमरिज्म जो जनरली मार्केट में नीड क्रिएट करके लोगों को सिटीज़न की जगह कंज्यूमर बनाया जाता था कि लोग लोन ले ले करके चीज़ें कंज्यूम करें, ये कंज्यूमरिज्म का ट्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा जेंजी में हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है। और इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो हम अपने बड़े जनरेशन को देख करके सीखते भी हैं, समझते भी हैं, उसके खामियाजे हम देखते भी हैं, तो एक उसका ट्रॉमा भी हो सकता है। दूसरा एक इनकम कैपेसिटी भी हो सकती है कि क्या जिंजी के पास अब उतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है जितनी मिलेनियल्स के पास थी या उससे पहले बूमर के पास थी। उनके पास अगर मतलब ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है कि हम अपने चाचा पापा लोगों का या दादा लोगों का सुनते थे कि वो 12वीं करते थे या डिप्लोमा पास करते थे, तो वो जहाँ से भी लोकल कॉलेज से करते थे उसके आसपास की जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती थी,
चाहे वो एनटीपीसी के प्लांट हों कि बाल्को के हों या लैंको के हों, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के हों, एससीसीएल के हों, उसमें उनको कोई ना कोई नौकरी मिल जाती थी। जब नौकरी मिल जाती थी तो उसके साथ एक सिक्योरिटी मिल जाती थी, कोई ना कोई छत हो जाती थी, एक क्वार्टर हो जाता था रहने के लिए। और उसके बाद जो भी उनकी सैलरी आ रही है वो बढ़ रही है, उसका कुछ पेंशन है, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें होती थी। अब अगर नौकरी मिल भी जाए तो उसके आगे पीछे बेनिफिट तो कोई होता नहीं है कि आपको उसकी कोई सिक्योरिटी मिले, कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिले, कोई घर पे छत मिले या लाइफस्टाइल को लेकर के कुछ मिले। सारी ही चीज़ों के लिए आपको प्राइवेट जगहों से, प्राइवेट बैंकों से आप इंश्योरेंस ले लो, प्राइवेट बैंकों से आप लोन उठा करके घर और गाड़ी ले लो, प्राइवेट वो आप कर लो। तो जीना तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता जा ही रहा है। उस मुश्किल होते हुए जीवन को कोप करने के लिए हो सकता है जेन ज़ी अलग अलग तरीके के वो जा रही हो कि थेरेपी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, फिटनेस को लेकर के जितनी बातचीत इस जनरेशन में है उतनी पहले की जनरेशन में नहीं थी। पर पहले की जनरेशन में जितनी सिक्योरिटी थी उतनी इस जनरेशन में नहीं है। अच्छा, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें कि कहा जाता है कि आज का जेन ज़ी जो है वो रिलेशनशिप्स के साथ में बंधना नहीं चाहता, और लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कहीं पे बंधन नहीं होगा तो आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मुझे ये नहीं लगता कि जो जेन ज़ी है वो किसी रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहता। मुझे ये लगता है कि जो शहरों में बच्चे अपने घरों से पलायन करके जा चुके हैं कि अब तो अपने घरों पे कोई रहता नहीं। पलायन, इमिग्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हर जेन ज़ी अपने अपने घरों गाँव से निकल करके आई है और शहरों में रह रही है। वो किसके भरोसे रह रही है? वो वहाँ पे जो उन्होंने दुनिया बनाई है, जो रिलेशनशिप्स बनाए हैं, उसी के भरोसे रह रही हैं, अपने दोस्तों के भरोसे। जो वो उनका खाना पीना, उनका अस्पताल जाना, उनका अच्छा बुरा समय, सब अपने एक सोशल ग्रुप, कलीग्स, दोस्तों के ही भरोसे चल रहा है ना, गाड़ी उसी के भरोसे चल रहा है। हर किसी का घर दूर दूर है, तो रिलेशनशिप्स तो चलते ही हैं, निभाए भी जाते हैं, पाले वो भी किए जाते हैं। हाँ, अगर आप कहें कि पहले जैसा चले, कि पहले जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एग्जिस्ट करता था वैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एग्जिस्ट करे, तो वो अब नहीं हो सकता। लड़कियां भी उस तरीके के मतलब क्योंकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एग्जिस्ट करता था एक बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेडिशन में, जो बहुत पेट्रियार्कल और बहुत कास्टिस्ट होती थी। वेरी लोकल मैरिज, लड़कियां अपना घर छोड़ के पति के घर में जाएंगी, कास्ट में शादियां होंगी। अब ये सिस्टम जो है वो चैलेंज हो रहे हैं। लड़कियां नहीं जाएंगी जहाँ जहाँ वो काम करती हैं, जहाँ उन्होंने दुनिया बसाई है, जहाँ उनकी नौकरियाँ, वो वहाँ रहेंगी। वहाँ उनको लड़का मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। कास्ट देख करके लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों, कब तक लोग ये कास्ट वाला वो करते रहेंगे। इस चीज़ों को जेन ज़ी चैलेंज कर रही है, और अगर वो चैलेंज कर रही है तो वो हो सकता है कि किसी को लगे कि वो बंधन में नहीं बनना चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आना चाहती, पर ऐसा नहीं है। उसको क्यों सरकार से ही एक दस्तावेज में सिग्नेचर चाहिए, या पंडित ही आकर के बोलेगा कि तुम लोग ब्याता हो, दंपत्ति हो, तो वो मानेंगी? क्यों अपने मन का कमिटमेंट, अपने मन का प्यार इनफ नहीं है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए और सारे बंधन के लिए? बल्कि मेरा तो ये मानना है कि वो रिश्ता जो प्यार के बेसिस पे है, जहाँ पे आपने मन से कमिटमेंट किया हुआ है, वही एक ऐसा रिश्ता है जिसके आगे आने वाली जो जनरेशन होगी, जो प्रोक्रिएट करेगी, जो आगे आएगी, वो एक ऐसा माहौल ला पाएगी जहाँ पे एक असली क्रांति हो सकती है, जहाँ पे एक असली बेहतर सोसाइटी हो सकती है। जब तक आप यही देख करके शादियाँ पे जाओ करते रहोगे कि लड़कियाँ ये सेक्रीफाइस करके वहाँ चले जाएँ, ये कास्ट सिस्टम फॉलो हो जाए, एक क्लास के अंदर प्रॉपर्टी रह जाए और फिर उस क्लास के हिसाब से देख देख करके शादियाँ होती रहे, तो वो एक बहुत इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें समाज और दुनिया जहान की चीज़ें होती हैं। इस चीज़ का बोझा नहीं ढोने वाली है ये जनरेशन और आने वाली जनरेशंस। तो आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव करते हैं, नहीं करते? मतलब आपके हिसाब से मैरिज का कोई महत्व नहीं रहता होता? मैं एंडोगेमी में, कास्टिज्म में, पेट्रियार्कल शादियों में बिलीव नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि कोई पंडित मेरी को बताएगा और मैं अपने गले में मंगलसूत्र डाल के घूमूंगी तो मेरी शादी होगी, या किसी सरकारी कागजात पे दस्तखत करने पे मेरी शादी होगी। हाँ, अगर मुझे कोई इंसान सही लग रहा है, मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ और वो उस चीज़ पे अगर मैं पब्लिकली डिक्लेयर करके पार्टी करना चाहती हूँ तो आप उसको मान लीजिए शादी, और अगर मैं नहीं करना चाहती हूँ तो वो भी मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। मैं ज़िंदगी की जिस स्टेप में जा कर के वो कदम लेना चाहूँ मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। अच्छा, एक जो मेंटल हेल्थ का इशू है आज की डेट में, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर उनको वहाँ पे सुकून नहीं मिल रहा है तो वो जो अपनी वेलनेस है या अपनी इरिटेशंस हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि मेंटल हेल्थ के जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी ज़्यादा यूथ के साथ हैं। इसका कारण क्या है? बीजेपी की सरकार। इसमें बीजेपी का क्या रोल है? इसमें सरकार का क्या रोल है? मेंटल रोल, अगर आपके अपनी एक ट्रॉमाज है उसके लिए सरकार का क्या रोल है?
नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ अगर इस जनरेशन की खराब है तो इसमें आज के समय की अर्थव्यवस्था का, पॉलिटिक्स का, लाइफस्टाइल का, सांस लेने को नहीं है दिल्ली जैसे, AQI का, हवा का, हर चीज़ का रोल है। आप जो खा रहे हो उसमें किस तरीके के पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, सुबह से लेकर के रात तक जहाँ सांस ले रहे हो वो हवा कैसी है, पेड़ कितने हैं, वो कट रहे हैं तो कट रहे हैं, अडानी हंसदेव को काट करके प्लांट बना रहा है, इस सब का एक पूरा पॉलिटिकल माहौल का स्ट्रेस है ही, उसमें जॉब इनसिक्योरिटी है ही, जॉब्स हैं भी तो वो प्राइवेट हैं जो कि और आपको इनसिक्योर ही रखती हैं, एलिनेट रखती हैं। एलिनेशन का कॉन्सेप्ट तो यही होता है ना कि आप जहाँ पे जाके काम कर रहे हो उससे आपका कितना जुड़ाव है। तो अगर आप एक बहुत बड़े सिस्टम के क्लॉग हो और आप बस लॉग इन करो और लॉग आउट हो रहे हो और आपको नहीं पता कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो आपने जो काम किया, जो आपने 8 घंटे दिए जीवन के, उससे आप एलिनेटेड हो, क्या ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस नहीं क्रिएट करेगा? तो हर तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार ये वाली जनरेशन होगी ही, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी राजनीति ही ऐसी है। और ये पहली बार है कि इसको चैलेंज भी किया, मतलब पहली बार नहीं है, चैलेंज तो हर समय का, हर जनरेशन जो उस समय की रूढ़िवादी होती है उसको करता ही है, पर इसमें इन चीज़ों को चैलेंज भी किया जा रहा है, तो एक चैलेंज करने का भी फर्दर अपना स्ट्रेस है। और दूसरी चीज़ ये है कि अवेयरनेस मेंटल हेल्थ को लेकर के ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इससे पिछले जनरेशन में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, सालों साल रहती थी, और फिर उसको हाई ब्लड प्रेशर और शुगर और किडनी डिजीज़ में वो जाकर के तब्दील हो जाती थी। ओबिसिटी जितनी ज़्यादा रहती थी, अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा रहती थी पिछले जनरेशन में, उनके पास टूल्स नहीं थे काउंसलिंग के, थेरेपी के, और काउंसलिंग और थेरेपी के टूल्स नहीं होने पे फिर भी लोग अपने मन को शांत करने के लिए तो कहीं जाते ही थे ना, किसी डेरों में, किसी पंडितों के पास, कहीं कुंडलियाँ दिखाने के लिए, और उससे फाइनली उनको किसी ना किसी किस्म की काउंसलिंग ही मिलती होगी, किसी ना किसी तरीके का आश्वासन ही मिलता होगा। पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो फिर हमेशा से ही रही हैं, जो हमारी माएँ बोलती हैं कि शाम को उनका मन घबराने लग जाता है, आंसू आ जाती हैं। आप चले जाओ गाँव में तो जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो गले मिल मिल के रोने लग जाती हैं, और उनको 2-2 मिनट में रोना आ जाता है। तो आप डायग्नोसिस करने पे जाओ तो हो सकता है आपको सभी का ही निकल के आ जाएगा, जितने पिछले जनरेशन है, कि मेंटल हेल्थ तो जनरेशनल चलते आ रहा है, और इस जनरेशन के पास लेकिन पहली बार वो टूल है कि वो पढ़ के उसको डायग्नोस करके जान सकती हैं, और वो भी कोई बहुत नहीं आ गया ये टूल, मतलब थोड़ा बहुत पहले से बेहतर आ गया है। इन शहरों में, जब अगर मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ तो मैं PGI में, मैं 16 में, मैं 32 हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ, मेरी 10 ही रुपये की पर्ची कटेगी। अगर मैं ऑनलाइन दिखाती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, 700-800 रुपये लग जाएंगे। अगर मैं उससे फैंसी जाना चाहती हूँ तो मैं कितने कितने तक के भी पैसे कम करवा सकती हूँ। तो ये वाला एक एक्सेस है जो एक्सेस पहले नहीं था, और एक पूरा सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया हुआ है। अच्छा, इसमें आपकी जनरेशन के लिए एक और अच्छी बात है जो बहुत हद तक मानी भी जा रही है और देखी भी जा रही है, कि आज का जो यूथ है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी बहुत जा रहा है, वो स्पिरिचुअल भी होता जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? दिखती है आपको सोसाइटी में आज की डेट में यूथ में स्पिरिचुअलिज्म? हम इसको किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाह रहे, हाँ, हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करें, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में अगर किसी सिंगर का कॉन्सर्ट हो रहा है, अगर उसमें जितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है उतनी ही भीड़ एक भजन कॉन्सर्ट में भी इकट्ठी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जा ही रहे हैं। हो सकता है, मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आपके पास डाटा है तो हो सकता है लोग जा ही रहे होंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछा क्योंकि आपने मुझे हर चीज़ के ऊपर बड़े बेबाकी से बात की है, तो मैं इसके ऊपर भी आपकी बात जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके आपके साथ वाले लोग भी तो ये सब चीज़ करते हाँ, होंगे। मतलब मेरे साथ वाले लोगों को मैंने नहीं देखा ही करते हुए, पर हो सकता है कि मेरा वो सर्कल ना हो, मैं उस तरीके की इंसान ना हूँ, तो मेरे आगे पीछे ये बात ना पड़ी हो कि मैंने देखे हों कि मेरा कोई दोस्त बहुत स्पिरिचुअल हो गया हो। पर ये भी हो सकता है कि अगर लोग मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयर हो रहे हैं और जा रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने ट्रॉमा से, अपने स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, तो उसमें एक स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है जिसको वो एक्सप्लोर करते हों और जाते हों और उनको सुकून उसमें मिलता हो। आपके लिए स्पिरिचुअलिज्म क्या है? मैं नहीं हूँ ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान, तो मेरे लिए मेंटल हेल्थ इशू ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जहाँ जैसे सुकून मिले और जिसके लिए जो चीज़ ज़्यादा एक्सेसिबल हो वो वैसे पाए, तो किसी को अगर वैसे मिल रहा है तो वो वहाँ से अपना सुकून ले, किसी को रैशनैलिटी से, उसको रीज़न आउट करने से उस वो मिलता है तो वो उस तरफ बढ़े। अब आपने सुकून की बात की है, तो आप एक सुकून के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं, पोइट्री लिखती हैं, और कहते हैं कि कविता एक ऐसा माध्यम होता है जो आप अपने जज्बात कह भी देते हैं और शायद दूसरे के जज्बात आप उसको आईने की तरह दिखा देते हैं, कि पोइट्री में वो ताकत होती है। तो अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप
अंत हम यहीं से करना चाहें कि हम सुकून देना चाहें, तो आपकी तरफ से अगर एक पोइट्री हो जाए तो हमारे लिए शायद बहुत अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगी मैं ऐसी कविता सुनाऊं जिससे सुकून मिले, हालांकि मेरी सुकून वाली कविताएं होती नहीं है। क्योंकि डिबेट हमारी चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन हम चाहेंगे उसका अंत जो है वो सुकून में ही होना चाहिए। इस कविता का शीर्षक है आखिर कहाँ बहेंगी अस्थियां हमारी। लोहिया के किसी भाषण का एक सवाल जो कहीं पर व्योमेश शुक्ल ने लिखा, किसी नदी की तरह बहता इस बरसात मुझ तक भी पहुंच गया। सवाल, और अब कमर तक डूबे महानगरों जितनी ही इस बरसात से मैं भी तंग हूँ। सवाल कि तुम कौन से नदी से हो। कहा गया है हर कोई किसी ना किसी नदी से तो होता ही है, लेकिन जब वो भूल जाता है कि वह कौन सी नदी से है तो वो उस नदी की हत्या कर देता है। और मैं इस सोच में परेशान हूँ कि मैं तो ये तक नहीं जानती कि आखिर मैं कौन सी नदी की हत्यारी हूँ, कि मेरे दादा परदादा कई सावन पहले ही कांगड़ा के पत्थर को अपने दिल में रख उन्होंने मार डाली थी 20 की नदी ब्यास की, जहाँ पानी के साथ बह जाता था सब कुछ, फसलें, रोजगार, तरक्की, रिहाइश। रह जाते थे बस पत्थर, धरती की हड्डियों की तरह सख्त। और कई नदियों को बांधते हुए पोंग बाखड़ा नंगल से लेकर हसदेव बांगो को बांध की पोटली में हर पीढ़ी हमारे घर की इस नए उद्योगी भारत के कॉरपोरेशनों की पूछ पकड़ करती रही पलायन। हिमाचल के 20 से लेके छत्तीसगढ़ के हसदेव तक नदियों के पाट बदलते रहे और हमारे पते भी। जहाँ मैं पली बढ़ी बेला घाट हसदेव पाली यानी महानदी की छोटी बहनों से घिरी, अब सोचती हूँ क्या मैं हसदेव की हत्यारी हूँ। अक्सर गर्मी की छुट्टियों में मैं घर इसलिए भी नहीं लौटती कि वहाँ बचपन के दोस्त तो क्या हसदेव के पेड़ भी नहीं हैं। दोस्त हैं तो बेरोजगारी में टूटे, नशे में डूबे या दक्षिणपंथी रैली में कभी गुंडई तो कभी हसदेव की झूठी आरती करते, जिन्हें नहीं देख सकती मैं उतना ही जितना नहीं देख सकती बेला घाट पे रेत की चोरी, केसला घाट पे दिन रात वेदांता की गिरती राख और अडौनी के बपौती बने हसदेव के छठते पेड़। ज़्यादा आसान लगी फिर वही दादा परदादा वाली तरकीब, हसदेव से अपनी जड़ें काट कर वेदांता अडानी की दादागिरी से भागकर फिर महानगरों की ओर पलायन, इस बार ग्लोबलाइजेशन की पूछ पकड़। और हमारे घर के हर पीढ़ी के हर शख्स ने जो 20 की नदी से चल गंगा सोन महानदी हसदेव से गुजर अब बसा है कहीं यमुना किनारे, हर पड़ाव पर उसने हत्या की है अपने नदी के, अपनी नदी की, अपने जंगल की, अपनी ज़मीन की, अपनी राजनीति की, जिसके बदले मिलती भी रही सुपाड़ी, जैसे नौकरी, फ्लैट और गाड़ी, एफडी और म्यूचुअल फंड्स। पर अब जब गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर सब डूब रहा है, तब और ज़्यादा परेशान करता है ये सवाल कि बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब के महासागर तक और सिंधु नदी तंत्र से लेकर महानदी के तंत्र तक इतनी और इतनी सारी नदियों की हत्या के बाद किधर मिलेगी मुँह छुपाने को जगह, कि आखिर कहाँ बहेगी अस्थियाँ हमारी। क्या बात है। सो दोस्तों, ये थी सौम्या, जिन्होंने जेनजी के हिसाब से अपने जितने भी विचार थे, चाहे वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो, चाहे सोशल मुद्दों के ऊपर, चाहे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हो, बड़ी बेबाकी से रखे और अपना एक व्यू पॉइंट रखा। हो सकता है कुछ लोग इन व्यू पॉइंट से एग्री करें, हो सकता है कुछ उससे डिसएग्री करें, लेकिन हमें ये बात तो एक्सेप्ट करनी होगी कि यूथ सवाल तो पूछेगा, सवाल तो पूछेगा और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये कहकर कि तुमको नहीं समझ में आएगा, आप इस बात को बंद नहीं कर सकते। आप या तो उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, अगर आप उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकते तो आपको उसका रोष तो सहना पड़ेगा। इसी नोट के साथ हम सौम्या से लेंगे विदा। उम्मीद करते हैं जितना मज़ा हमें इस एपिसोड को बनाने में आया है, उतना ही मज़ा आपको इस एपिसोड को देखने में भी आएगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इस तरह के और नए विषयों के ऊपर एपिसोड बनाते रहें। सौम्या, आपसे लेंगे विदा। हो सकता है हमारी थोड़ी बहुत ही तीखी बहस भी हो गई, लेकिन वही बात है कि हर जनरेशन की अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर जनरेशन ने सहा होता है। आप जितना सह रहे हैं शायद हम उससे ज़्यादा सह कर आए हैं या शायद उससे कम सह कर आए हैं, लेकिन सहा हर जनरेशन में होता है। रिबेलिएशन हर जनरेशन में होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक रिबेलिएशन नहीं होगा तब तक कोई भी देश, कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता आगे नहीं बढ़ सकती। तो हम सलाम करते हैं आप जैसे यूथ को जो एटलीस्ट चाहे किसी भी माध्यम से
अपनी बात को कहने का मादा रखता है, इसके लिए जेंजी और आप जैसे युवाओं को हमारा प्रणाम भी है और हम आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।